दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने भारत सरकार अधिनियम 1919 को समझ लिया था और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 की। भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद के जरिए पेश किया गया था। दोस्तों इसमें जो समितियां थी उनकी सिफारिश करने पर भारत सरकार अधिनियम 1935 में बहुत सारे चेंजेस किए गए और फिर इन्हीं चेंजेस के साथ में इसे पारित किया गया था। बर्मा सरकार अधिनियम 1935 जो अब तक का सबसे लंबा अधिनियम माना जाता है वो भी इसी में ही शामिल है। मतलब ये कि 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1935 दो अलग अलग अधिनियम हैं जिन्हें इनके द्वारा विभाजित यानी बांटा गया था और इसे पारित किया था ब्रिटिश संसद ने। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था भारतीयों को जिम्मेदार सरकार प्रदान करना जिसकी भारतीयों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हुआ क्या था कि 1919 का जो सरकारी अधिनियम था ना वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं था। उस समय भारतीय नेता जो थे ना वो बहुत नाराज थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जिस सत्ता पर उनका अधिकार होना चाहिए, उनका नियंत्रण होना चाहिए, वो अभी भी ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में है। इसीलिए इस मामले की जांच और इसमें बदलाव करने का जो जिम्मा था ना वो साइमन कमीशन को दे दिया गया था। अब क्या होता है, जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट सामने आती है तो ये पता चलता है कि रिपोर्ट सही नहीं थी, जिसके लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन रखा गया ताकि भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ में विचार विमर्श किया जा सके। लेकिन गोलमेज सम्मेलन असफल रहा क्योंकि वो लोग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए थे। हालांकि 1933 में गोलमेज सम्मेलन की सिफारिश पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया और उसके बेस पर ही भारत के संविधान पर काम शुरू हुआ। अब ये जो श्वेत पत्र था इस पर विचार विमर्श करने के लिए भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और फिर इस समिति ने जो रिपोर्ट बनाई वो 1934 में प्रकाशित हुई, जो कानून के एक विधेयक में शामिल थी। और फिर कहीं जाके सबकी रजामंदी से बाद में इस अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में देश में लागू किया गया था और फिर इसे कानून का रूप दे दिया गया। यानी इस अधिनियम के आने के बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि 1935 का सरकारी अधिनियम 4 स्रोतों से तैयार किया गया था और वो 4 स्रोत कौन कौन से थे? पहला है साइमन कमीशन, दूसरा है तीसरे गोलमेज सम्मेलन की चर्चा, तीसरा है 1933 में जारी श्वेत पत्र और चौथा है संयुक्त चयन समितियों की रिपोर्ट। तो 1935 का जो अधिनियम था इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि इसने प्रांतों को बाहरी या ब्रिटिश हस्तक्षेप से मुक्ति दिलाकर स्वायत्त दर्जा दिलाने वाला पहला अधिनियम बना। और दूसरा फायदा यह हुआ कि इस अधिनियम में 1919 अधिनियम की तुलना में लोगों को ज्यादा मतदान का अधिकार दिया गया। अब बात करते भारत सरकार अधिनियम 1935 के मेन उद्देश्य क्या क्या थे। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि भारतीयों को एक ऐसी जिम्मेदार सरकार देना जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ एक मेन उद्देश्य ये भी था कि एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए जिसमें ब्रिटिश भारत के राज्यों के राज्यपाल और मुख्य आयुक्त अपनी इच्छा से शामिल हो। और दूसरा मेन उद्देश्य ये था कि द्वैध शासन प्रणाली को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए और ब्रिटिश भारत के प्रांतों और सभी रियासतों के साथ मिलकर एक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाए। हालांकि इस संघ का गठन नहीं हो पाया क्योंकि इसमें जितने रियासतों की जरूरत थी वो पूरी नहीं हो पाई। दोस्तों इस अधिनियम के जरिए पहली बार भारत की रियासतों को देश के संवैधानिक ढांचे से जोड़ने की कोशिश की गई थी। अब देखते हैं 1935 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान रखे गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ खास प्रावधान थे, जैसे अखिल भारतीय महासंघ, विषयों का विभाजन, केंद्र में द्वैध शासन, संसद की सर्वोच्चता, द्विसदनीय विधानमंडल, बर्मा का पृथक्करण और प्रांतों का पुनः गठन। तो चलिए अब एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले अखिल भारतीय महासंघ। तो 1935 अधिनियम के तहत कई ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के साथ साथ भारतीय राज्यों ने मिलकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया, जिसमें यह कहा गया कि एक राज्य केवल विलय पत्र में लिखी शर्तों को मानने पर ही महासंघ का हिस्सा बन सकता है। अब आप पूछोगे कि विलय पत्र क्या होता है। विलय एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा संस्थानों का एक हो जाना विलय कहलाता है, उसे विलय पत्र कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार राज्य अपने बुद्धि विवेक से भारतीय संघ से जुड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे। मतलब राज्य को किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं था कि उसे संघ से जुड़ना ही पड़ेगा।
अधिनियम में ये प्रावधान रखा गया कि भारत एक संघीय देश बन सकता है अगर इसके आधे राज्य इसमें शामिल होने के लिए राजी हो जाएं। लेकिन क्या हुआ कि जितने भी राज्य या रियासतें थीं वो इस संघ में शामिल नहीं हुई और इस वजह से संघ से रिलेटेड जितने भी प्रावधान थे वो लागू नहीं हो पाए। नेक्स्ट है विषयों का विभाजन। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने विषयों के बंटवारे में कुछ बदलाव किए और केंद्र और प्रांतों के बीच कुछ विषय जोड़े। यानी 1919 में जो विषय बांटे गए थे उसमें 1935 अधिनियम ने कुछ बदलाव किए और उनमें कुछ विषय और जोड़ दिए। विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। संघीय सूची जिसमें 59 आइटम्स थे, प्रांतीय सूची जिसमें 54 आइटम्स थे और समवर्ती सूची जिसमें 36 आइटम्स थे। ऐसी बातें जो पूरे भारत के हित के लिए होती थी और एक जैसे व्यवहार की मांग करती थी उन्हें संघीय सूची में रखा गया। संघीय विषयों पर केवल संघीय विधायिका ही कानून बना सकती थी और स्थानीय हित के विषयों को प्रांतीय सूची में रखा गया। तीसरी सूची यानी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए थे जो मेनली प्रांत के हित में होते थे। अब इस अधिनियम ने संघीय और प्रांतीय दो विधानसभाओं को कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया और अगर ऐसे में असहमति की स्थिति पैदा हो जाती है तो उस समय संघीय कानून के फैसले को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब इस अधिनियम में 3 सूचियां बनाई गई, राज्य सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ का अधिकार, राज्य सूची पर राज्य का अधिकार यानी राज्य कानून बना सकते थे और समवर्ती सूची पर राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून बना सकते थे। अब ऐसे में जो विषय जो शक्तियां इन तीनों सूचियों में नहीं थी तो उन विषयों को हम कहते हैं अविशिष्ट शक्तियां। और इस विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार था, जो शक्ति थी, वो वायसराय को दे दी गई थी। लेकिन ये जो व्यवस्था थी वो उस समय अस्तित्व में नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि जो रियासतें थी उन्होंने मना कर दिया था कि हम इस संघ में शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट है केंद्र में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने द्वैध शासन बिल्कुल समाप्त कर दिया था, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई थी और 2 प्रकार के संघीय विषयों की शुरुआत की गई। पहला है आरक्षित विषय, जहां विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाना था और दूसरा है हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता था और एक परिषद में मंत्रियों की जो गिनती थी वो 10 से ज्यादा नहीं हो सकती थी। मतलब प्रांतों में जो द्वैध शासन था ना, 1919 में आरक्षित और हस्तांतरित विषय उन्हें खत्म कर दिया गया। यानी प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसे केंद्र में लगा दिया गया। तो जब केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई तो संघ सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में जोड़ दिया गया। हालांकि ये प्रावधान भी कभी लागू नहीं हो पाया। नेक्स्ट है संसद की सर्वोच्चता। 1935 का जो अधिनियम था वो थोड़ा कठोर था क्योंकि कोई भी विधायिका, चाहे वह संघीय हो या अस्थायी, 1935 अधिनियम को बदल या संशोधित नहीं कर सकती थी। क्योंकि 1935 अधिनियम में जो कानून थे उन्हें पूरी तरह से बदलने की जो जिम्मेदारी थी वो सिर्फ ब्रिटिश सरकार की थी। इसलिए यहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ब्रिटिश संसद 1935 का जो अधिनियम था वो भारत पर सिर्फ थोपा गया था। नेक्स्ट है द्विसदनीय विधानमंडल। 1935 अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो संघीय मामलों से संबंधित जितने भी विवाद या मामले होते थे उन्हें सॉल्व किया करती थी। इनमें कुछ और प्रावधान रखे गए, जैसे देश की मुद्रा और ऋण को कंट्रोल में करने के लिए प्रावधान किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और इसके साथ साथ ही इसमें एक संघीय लोक सेवा आयोग, एक प्रांतीय सेवा आयोग और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान है। नेक्स्ट है बर्मा का पृथक्करण। साइमन कमीशन की भारत सरकार ने बर्मा को भारत से अलग करने का प्रस्ताव दिया था और इस प्रस्ताव को 1935 अधिनियम के जरिए स्वीकार कर लिया गया। 1935 में बर्मा अधिनियम पारित किया गया था और भारत से इसका अलगाव यानी बंटवारा इस अधिनियम के 2 साल बाद यानी 1937 में किया गया था। मतलब ये कि बर्मा अधिनियम 1935 में लागू तो हो गया था लेकिन भारत से इसे अलग किया गया था 1937 में। नेक्स्ट है प्रांतों का पुनः गठन। इस अधिनियम ने प्रांतों का कई तरह से पुनः गठन किया। जैसे एक प्रांत को बंबई से अलग कर सिंध का नाम दिया। इसी के साथ एक काम और किया और वो था बिहार और उड़ीसा का बंटवारा, बिहार और उड़ीसा के अलग अलग प्रांत बनाने के लिए। तो इस अधिनियम ने 2 नए प्रांतों का गठन किया और ये थे सिंध और उड़ीसा। श्रमिकों और महिलाओं के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए जिससे उन्हें अपने स्वयं के प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता मिली। यह पहला ऐसा मौका था जब प्रांतों को एक स्वायत्त राज्य की उपाधि दी गई थी।
भारत सरकार अधिनियम 1919 की तुलना में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ज़्यादा लोगों को मतदान देने का अधिकार दिया। और 1935 में भारत सरकार अधिनियम ने राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया।